अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो जो हमारा बकिया पार्ट रह गया था पीएससी पेपर का, पार्ट वन और पार्ट वन हम कर चुके हैं। पार्ट टू में हम 40 एमसीक्यूज़ कर चुके थे जो कि प्रोफेशनल पार्ट से बिलोंग करता था। और मज़ीद 40 एमसीक्यूज़ हमारे रहते थे जो अकाउंटिंग और ऑडिट से रिलेटेड होंगे। प्रोफेशनल पार्ट है एफपीएससी के पेपर का। सॉल्व एमसीक्यूज़ हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी बताई जाएगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने सेकंड पार्ट के बकी एमसीक्यूज़ का। ये है पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया था सीनियर ऑडिटर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, तो हमारा 61 क्वेश्चन था, एमसीक्यूज़ आया हुआ था। कंकरेंट ऑडिट इज़ अ पार्ट ऑफ डैश, यानी इंटरनल चेक सिस्टम है, कंटिन्यूस चेक सिस्टम है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम है या नन ऑफ दीज। सबसे पहले तो ये जानिए कि कंकरेंट ऑडिट होता क्या है। कंकरेंट ऑडिट एक यानी किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक और टाइमली मुआयना करना, किस बेसिस पर, टू इंश्योर एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी एंड कंप्लायंस विद प्रोसीजर और गाइडलाइंस। यानी इनकी बेसिस पर किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की टाइमली और सिस्टमेटिकली एग्जामिनेशन करना कंकरेंट ऑडिट कहलाती है। तो 61 एमसीक्यूज़ का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। राइट साइड पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसकी बतानी थी इसीलिए थोड़ी सी डिस्कशन की है इस पर। 62 एमसीक्यूज़ है। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सबमिट हिज रिपोर्ट टू, यानी जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनीज़ के अपनी रिपोर्ट किधर जमा कराते हैं। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सबमिट हिज रिपोर्ट टू, इसमें ऑप्शन बी है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके पास रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है। 63 एमसीक्यूज़ है हमारा। इन ऑर्डर टू वॉच, यानी वॉचर, विच ऑफ एक्सपेंस द ऑडिटर विल एग्जामिन बिल ऑफ एंट्री। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा आएगा, कस्टम होता है। 64 वेयर काउंटिंग कैश इन हैंड द ऑडिटर शुड इंश्योर प्रेजेंस ऑफ समबॉडी फ्रॉम मैनेजमेंट, नहीं ये ज़रूरी नहीं होता। obtained a receipts from custodian to its return, ensure postage and revenue stamp are not counted in the physical count। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 एमसीक्यूज़ है। कंट्रोल रिस्क इज़ असेस्ड एट। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कंट्रोल रिस्क होता क्या है। अच्छा, कंट्रोल रिस्क हैज़र्ड कंट्रोल भी कहते हैं इसको, और ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है। तो इसमें ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असेशन लेवल। 66 एमसीक्यूज़ पेपर में आया हुआ है। अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद सेपरेट लीगल स्टेटस, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट मेजॉरिटी उसको पता ही होगा कि कंपनी जो है हमेशा ऑनर से सेपरेट ट्रीट की जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा ए, लिमिटेड कंपनीज़। अच्छा, 67 एमसीक्यूज़ है कि अगर इफ़ द प्रॉफिट इज़ 1/4 ऑफ द सेल देन इट इज़, यानी 1/4 ऑफ सेल, ये मार्कअप की बेस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। 1/4 का मतलब ये है कि अगर हमारी सेल जो है वो 100% है, तो 1/4 का मतलब है यानी उसका प्रॉफिट हमारे पास 25% आएगा। तो वो ये पूछ रहे हैं कि हमें बताना है कि कॉस्ट का प्रॉफिट कितने परसेंट होगा। वो पूछ रहे हैं कि, यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि कॉस्ट का प्रॉफिट कितने परसेंट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1/3, बी ऑप्शन करेक्ट है।
इसकी मैंने कैलकुलेशन भी कहीं की हुई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैलकुलेशन इसकी। चले कैलकुलेशन मैं एंड पे एक पेज पे सॉल्व करके ना फिर आपको दिखाऊंगा इसकी। बल्कि कैलकुलेशन यानी इस तरह कर लेना कि सेल लिख लें 100%, फिर लिख लें नीचे लिख लें ग्रॉस प्रॉफिट 25%, यानी सेल का लिख लें 1/1 100% हो जाएगा। फिर 1/2 लिख लें 50% आ जाएगा, 1/3 लिख लें 75% आ जाएगा, फिर 1/4 लिख लें तो 25% सेल्स का प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसकी बेस पे आप कॉस्ट की यानी प्रॉफिट को कॉस्ट की बेस पर निकालेंगे कि कितना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बनता है कॉस्ट के लिहाज से। तो ये 75% 1/3 बनता है प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन मैं चलें इसका सोल्यूशन भी बता देता हूँ। MCQ 69 एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी इन द कंटेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन डी आएगा। यानी वो पूछ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर इन चार ऑप्शन में से कौन सी चीज़ आती है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर डिविडेंड पेड आ रहा होता है। डिबेंचर्स आर कंपनीज, यानी डिबेंचर्स कंपनीज के क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है। डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है कि डेट के एक किस्म की डेट ही होती है। डिबेंचर्स डिबेंचर एक किस्म का डेट ही होता है, तो लाइबिलिटी इसको कहेंगे हम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड नेवर अपीयर इन आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। डिविडेंड और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ए बी। तो ऑप्शन ए एंड सी इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। अच्छा ये कंफर्म कर लीजिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। मुझे तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड नेवर अपीयर इन आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ए और सी डिविडेंड और इनकम टैक्स एक्सपेंसेस जो होते हैं ये ट्रायल बैलेंस आफ्टर क्लोजिंग के बाद कभी अपीयर नहीं होते। अच्छा 71 विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट एज मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। डेट रेशो जो होती है ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मेजर कर रही होती है। अच्छा इसका शॉर्ट टर्म डेट होता क्या है कि यानी सिंपल आसान लफ्ज़ों में कि कंपनीज के पास जो एसेट्स है वो उसने वाया डेट कितनी प्रोवाइड की हुई है, यानी एसेट्स कितने डेट के थ्रू ख़रीदे गए हुए हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस वुड मोस्ट लाइकली टू प्रोसेस कॉस्टिंग कौन सी कर रही होती है, अ मेक ऑफ फॉरिजन ऑरेंजेस। इसका सी ऑप्शन है, यानी पोटैटो चिप्स जो प्रोसेस के थ्रू जो चीज़ बन रही होती है उसको वो प्रोसेस कास्टिंग को इस्तेमाल कर रही होती है। और प्रोसेस कास्टिंग के बारे में भी चले कोई लेक्चर तैयार करके आपको बताएंगे वो क्या होती है। गुडविल शुड बी क्लासिफाइड एट, गुडविल जो है वो हमारा करंट नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता। डी ऑप्शन ठीक है, इंटेंजिबल एसेट होता है। 72 हम 74 MCQs है। प्रेफर्ड शेयर आर दोज विच कैरीज प्रेफरेंशियल राइट इन शेयर ऑफ। सी ऑप्शन ठीक है, बोथ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड भी पहले दिया जाता है और उनकी कैपिटल्स की जब हम किसी को रिटर्न कर रहे होते हैं तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को उनका कैपिटल रिटर्न किया जाता है। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ इस्टेब्लिशिंग क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। अच्छा ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको गो थ्रू कर लेना है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 76 व्हाट आर एनालिटिकल प्रोसीजर, इसमें सी ऑप्शन है, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है ऑडिटिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ एडिटर, यानी ऑडिट में तकरीबन टोटल 32 सेक्शंस हैं। उस पर भी इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी, लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि क्वालिफिकेशन के लिहाज से ऑडिटर जो है वो
कौन से सेक्शन के साथ डील कर रहा होता है, तो ये यानी उसके लिए कौन सा सेक्शन फुलफ़िल करना लाजमी होता है, मीट करना ज़रूरी है, वो है ऑप्शन ए सेक्शन 226 एंड सेक्शन 226(2). 78 हमारा नेट प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, यानी नेट प्रॉफिट किसके बराबर होता है, ए सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, पहला ऑप्शन यानी सेल होता है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, वो जो ओपनिंग परचेजेस, वेजेस, फ्रेट चार्जेस या क्लोजिंग स्टॉक लेस करके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसके नीचे जो होता है उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, वो सारा लेस करने के बाद जो आंसर आता है उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। बी ऑप्शन ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये ऑप्शन भी ठीक है, सेल्स लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑप्शन ए और बी यानी दोनों जो फर्स्ट दो ऑप्शन है ये दोनों ठीक हैं। इसमें डी ऑप्शन आएगा 79 एक्सेस ऑफ सेल ओवर कॉस्ट ऑफ गुड इन अमाउंट पीरियड अकाउंटिंग पीरियड टर्म एज रिटेन अर्निंग। सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स इन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सेल कॉस्ट ऑफ सेल से ऊपर हो जाए, हमारी सेल्स हैं रेवेन्यू जो है वो हमारी ज़्यादा हो और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कम हो, तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उससे निकलता है। या अगर हमारी सेल्स कम होती हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा होती हैं तो फिर ग्रॉस लॉस निकलेगा। 80 क्वेश्चन है कि इफ़ मोटर वैन इज़ कॉस्ट 12,500, इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज़ 4200, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज़ 2500, व्हाट विल बी इट्स बुक वैल्यू। अच्छा, 12,500 टोटल कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी 4200 है, तो ये हो गया 12,500 में से 4200 गया तो 8300, और 2500 वो कह रहा है कि तो 5800। मेरे ख्याल से सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसको ठीक कर ले, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू हम देखें फिर मैं इसको सी कर रहा हूँ। क्योंकि देखें 12,500 उसकी अभी कॉस्ट वैल्यू है, बुक वैल्यू जो है वो 12,500 है। स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल जो आती रही है वो है 4200, उसको 12,500 से माइनस करेंगे तो 8300 आ जाएगा। फिर इस साल की जो डेप्रिसिएशन है 2500, उसको भी 8300 से माइनस करेंगे तो 5800 आ जाएगा, जिसकी वजह से इसमें ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे MCQs नंबर 81 की तरफ। 81 है बोथ डिबेंचर एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट आर यूजुअली इशूड बाय पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज जो हैं वो डिबेंचर्स और टर्म्स फाइनेंस को इशू कर रही होती हैं। शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड फॉर, शेयर प्रीमियम किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ऑब्वियसली डिविडेंड पेड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इशूड फुली पेड बोनस शेयर। अच्छा, सी ऑप्शन इसमें ठीक है, शेयर प्रीमियम के थ्रू डिविडेंड नहीं पे किया जाता, डिविडेंड रिटेन अर्निंग या जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसकी बेस पर दिया जाता है। 82 क्वेश्चन हमारा है कि शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड, ये भी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सी ऑप्शन है इसमें। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होती है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। 84 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग अपॉइंटेड ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर बाय द गवर्नमेंट, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी वो कह रहे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है। ऑडिट का क्वेश्चन है, सच पावर हैव बीन कन्फर्ड अपॉन it by section 224 clause 3 if a company fails to appoint an auditor at a general meeting। हाँ, जब जनरल मीटिंग में कोई कंपनी किसी ऑडिटर को अपॉइंट करने में नाकाम हो जाती है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। बी ऑप्शन इसका ठीक है। इफ़ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर अराइजेज बाय हिज रेजिग्नेशन, यानी रेजिग्नेशन के बाद अपनी कंसेंट से, यानी कैजुअल वो एक ऑडिटर है वो रिज़ाइन दे देता है और वैकेंसी खाली हो जाती है, तो फिर उसको किस तरह अपॉइंट किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, तो वो उसके बारे में क्वेश्चन है कि 30 दिन के अंदर बोर्ड्स मीटिंग में उसको
और पॉइंट किया करना ज़रूरी होता है। 86 MCQs है हमारा एज़ पर डैश गोइंग कंसर्न। ये ऑडिट का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग का नहीं है, तो ये है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 570। ये एजम्पशंस जो है गोइंग कंसर्न की फंडामेंटल है। अच्छा 87 है, ये भी ऑडिटिंग का क्वेश्चन है। ऑडिटर ऑफ अ कंपनी डज नॉट हैव राइट टू विजिट फॉरेन ब्रांचेस ऑफ द कंपनी। बिल्कुल बी ऑप्शन ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के फॉरेन ब्रांचेस में ऑडिटर का राइट नहीं होता कि वो जाकर विज़िट करे उधर, तो बी ऑप्शन ठीक है। 88 MCQs है, आइडेंटिफाई विच इज़ रॉन्ग रूल। रॉन्ग रूल कौन सा है? बी ऑप्शन इसमें ठीक है। रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट कम्स इन, तो ये बी अकाउंट जो है, बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 89 की तरफ चलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसने आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे फार्मूला लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ इसको रॉन्ग रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऑप्शन डी सेल्स को देख लें। 90 है, द फॉलोइंग कमेंट्स ऑल relates to the recording process. Which statement is true? The journal ledger is a chronological record of transaction. ये तो ठीक है स्टेटमेंट। द journal ledger is posted from transactions record in journal ledger is अच्छा जर्नल लेजर में ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो इसमें देखें ये एक स्टेटमेंट बी ऑप्शन है कि जर्नल लेजर में जो भी ट्रांजैक्शन पोस्ट की जाती है वो जर्नल लेजर से देखकर पोस्ट की जाती है या उधर से पिकअप किया जाता है, तो ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन सी द ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नहीं, क्योंकि प्राइमरी सोर्स जर्नल ही होती है। ट्रायल बैलेंस से हम बैलेंस शीट बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनती है लेजर से, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। ट्रांजैक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्राम जर्नल टू, अच्छा बी ऑप्शन ठीक है। इसमें हम 91 MCQs है। द ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती। यूज़ टू प्रूव दैट देयर आर नो एरर, नहीं है क्योंकि उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है बाज़ औक़ात, तो ये भी गलत है। प्रोवाइड अ लिस्टिंग ऑफ एवरी अकाउंट इन द चार्ट ऑफ अकाउंट, नहीं, ये भी स्टेटमेंट थी। प्रोवाइड अ लिस्टिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन एक्टिव यूज़, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा। आउटस्टैंडिंग इनकम गिवन एडजस्टमेंट ₹250, इनकम बैलेंस 250। अच्छा ये पूछ रहे हैं कि व्हाट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी। आउटस्टैंडिंग इनकम गिवन एडजस्टमेंट ₹250, इनकम ट्रायल बैलेंस ₹2500। ऑप्शन बी यानी 2500 जमा 250 2750 हो जाएगा, तो 2750 से हम रिकॉर्ड करेंगे। 93 है, द एरर विच कैंसल देमसेल्व्स आउट आर कॉल्ड, कौन सी होती है? ऑप्शन सी कंपनसेटिंग एरर्स को कहते हैं। वेरिफिकेशन इंक्लूड्स चेकिंग द बैंक स्टेटमेंट, नहीं, वेरिफिकेशन इंक्लूड नन ऑफ दी, सी ऑप्शन आएगा। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि सिलेक्शन थ्रू साइंटिफिक सैम्पलिंग अप्रोच। नाम तो रैंडम है लेकिन बाज़ औक़ात ऑप्शन में रैंडम्स के बाकी रैंडम किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर लें तो उसकी बेस पर उसको रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, तो नहीं, ये इसका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिर 96 हमारे MCQs है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज़ अ राइट टू एक्सेस ऑल टाइम्स टू बुक ऑफ अकाउंट्स वाउचर ऑफ द कंपनीज, हाँ, बुक एंड अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी ठीक है, बुक्स को भी देख सकता है और अकाउंट कंपनी के अकाउंट्स को भी देख सकता है। बुक्स अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, बुक्स अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स तो देखने की उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती, हाँ वाउचर्स देखने की ज़रूरत है। बुक अकाउंट्स एंड वाउचर, ये सी ऑप्शन इसका ठीक है। 98 है, डे बुक इज़ अनदर नेम ऑफ जर्नल को हम डे बुक भी कहते हैं। अक्सर MCQs आया था कि द अदर नेम ऑफ
जर्नल, जर्नल इज़, उसको डे बुक कहते हैं। उसके साथ टी का भी ऑप्शन आया होता है, टी अकाउंट। तो अक्सर गलती कर जाते हैं, टी अकाउंट पे क्लिक कर जाते हैं, जबकि टी अकाउंट तो लेजर अकाउंट को कहते हैं। लेजर्स को टी अकाउंट भी कहा जाता है, जर्नल को डे बुक कहा जाता है। लेजर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? लेजर्स तीन किस्म का होता है, एक नॉमिनल लेजर और रियल, इस तरह लेजर्स की टाइप्स तीन तीन किस्म के लेजर होते हैं। तीन किस्म के होते हैं, एक जर्नल लेजर होता है, एक प्राइवेट लेजर होता है और एक नॉमिनल लेजर होता है। तीन किस्म के लेजर होते हैं। और ट्रांजैक्शंस आर फाइनली रिकॉर्डेड इन, ट्रांजैक्शन को फाइनली किधर रिकॉर्ड किया जाता है? लेजर में रिकॉर्ड, यानी जो हमने जर्नल पे एक ट्रांजैक्शन की होती है उसको लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर के बाद उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाया जाता है, उनकी क्लोजिंग या अपने क्लोजिंग बैलेंसेस को, और ट्रायल बैलेंस से फिर हमने बैलेंस शीट बनानी होती है। तो ये था हमारा सीनियर एडिटर एफपीएससी ने जो पेपर कंडक्ट किया था उसकी कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। फिर भी अगर किसी को कोई एमसीक्यूज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस भी हमने मेंशन की हुई है, इसको भी देखा जा सकता है। इस पर हमें मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह आपकी क्वेरी का रिस्पांस जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर दिया जाएगा। बेशक अकाउंटिंग का कोई क्वेश्चन है या कोई एमसीक्यूज़ है। अच्छा, आखिर में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली हमारे MHN नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन को भी करना, क्योंकि जो भी हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो उसकी मालूमात आपके पास पहुंचती रहे। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एक और सीनियर एडिटर का पेपर, जो मॉडल पेपर है, उसका फुल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो बनाएंगे अगली हमारी। और इंशाल्लाह वो 100 MCQs पर फुल एक वीडियो बनाई जाएगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।